Okay, now let us quickly revise this bond valuation chapter. तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में है प्योर डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें कोई कूपन नहीं है, फेस वैल्यू मैच्योरिटी के दिन रिडीम होगी। दूसरा है कूपन बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट कूपन बॉन्ड। They will pay a stated coupon at periodic interval prior to maturity and pays the bond's face value on maturity. Most of the exam question coupon bond पे होते हैं। अगला है perpetual bond, also called irredeemable bond. इसमें कोई maturity date नहीं होगी and they will pay a stated coupon at periodic intervals. सिर्फ कूपन मिलता जाएगा। फोर्थ टाइप है सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड। यहाँ पे दे विल पे रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट ईच पेमेंट पीरियड ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में बॉन्ड की लाइफ के ऊपर पे किया जाता है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उस पर कूपन मिलेगा। प्रिंसिपल इज रिपेड ओवर टाइम रैदर देन एट मैच्योरिटी। तीसरा है कॉलेबल बॉन्ड। Callable bond means the bond which can be called back by the company before the maturity. तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो बॉन्ड को उसकी मेच्योरिटी के पहले कॉल कर सकती है। अगला है पुटेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का अपोजिट, यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो मेच्योरिटी के पहले बॉन्ड को सरेंडर कर सकता है और अमाउंट ले सकता है। जो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चाहे वो जीरो कूपन बॉन्ड हो, डिप डिस्काउंट बॉन्ड हो, कूपन बॉन्ड हो, परपेचुअल बॉन्ड हो, सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड हो, सबके लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अभी अगर ये मान लो कूपन बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, जितने भी कूपन कंपनी पे करने वाली है ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और आखिरी साल में कूपन प्लस जो रिडम्पशन वैल्यू होगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दिस प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो। ओके, और अगर बॉन्ड सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड है तो उसमें हम तीन चेंजेस करते हैं। एक तो वो जो कूपन का रेट है उसको आधा कर देंगे, जो आपका डिस्काउंट रेट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम है उसको हाफ कर देंगे, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल द पीरियड हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड द कूपन रेट बाय 2, डिवाइड डिस्काउंट रेट बाय 2, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स बाय 2। परपेचुअल बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे इजी फॉर्मूला इस चैप्टर का, इंटरेस्ट अपॉन केडी, कूपन अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देन वैल्यू ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड के केस में कूपन नहीं होता है, सिर्फ फेस वैल्यू होती है या रिडम्पशन वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस KD टू द पावर n। डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप बॉन्ड की वैल्यूएशन दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में कर रहे हो। सो व्हाट इज डर्टी प्राइस? द डर्टी प्राइस ऑफ अ बॉन्ड रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज associated with the bond and also includes interest accrued on its next coupon। इसमें इंटरेस्ट अक्रूड इंक्लूडेड रहता है, इसलिए इसको हम कम इंटरेस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और एक है क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड मतलब डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। अगर हम उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट निकाल दें डर्टी प्राइस में से तो दैट इज कॉल्ड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फॉर्मूला, क्लीन प्राइस इज इक्वल टू डर्टी प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। रिवर्स वर्किंग करना हो तो डर्टी प्राइस इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट।
और अक्रूड इंटरेस्ट कितने महीनों का कैलकुलेट करेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट जैसे अकाउंट्स के चैप्टर में भी करते थे, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक, तो दैट इज कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे ये जब क्वेश्चन आएगा डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड का। तो स्टेप नंबर 1 है पी फर्स्ट कैलकुलेट द क्लीन प्राइस ऑन द नेक्स्ट कूपन डेट। फर्स्ट कैलकुलेट द क्लीन प्राइस ऑन द नेक्स्ट कूपन डेट, ओके, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिमेनिंग कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। और उसके बाद हम क्या करते थे, स्टेप 2 विल कैलकुलेट द डर्टी प्राइस ऑन द नेक्स्ट कूपन डेट। हाउ डू यू कंप्यूट? स्टेप 1 लेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे उस दिन का जो मिलने वाला है, और फिर हम पीछे आएंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने स्टेप 2 में डर्टी प्राइस निकाल लिया, स्टेप 3 में कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डर्टी प्राइस ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो पीछे आ गए, तो अब वैल्यूएशन डेट के दिन मुझे डर्टी प्राइस मिल गया, अब उसमें से हम इंटरेस्ट अक्रूड लेस कर देंगे, कैलकुलेट द क्लीन प्राइस ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, तो दैट विल बी डर्टी प्राइस माइनस इंटरेस्ट अक्रूड। सो इस तरह से आप ये जब बीच में कोई वैल्यूएशन करनी हो दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के दिन, तो इस तरह से कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ यील्ड कैलकुलेट करने का। सो बॉन्ड से संबंधित डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग पीरियड यील्ड, मनी मार्केट यील्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी एंड करंट यील्ड। तो पहले हम देखेंगे yield to maturity. What is yield to maturity? The rate of return that an investor expects if the bond is held till maturity. तो बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें yield to maturity लगता है। So it is the rate of return that investor will expect to earn if the bond is held till maturity, और इसको हम IRR के नाम से भी जानते हैं। This rate is used for discounting the expected future cash flow. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे, तो हम YTM को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। YTM जो हमने डिबेंचर के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखा था, उसी तरह से हम इस चैप्टर में बॉन्ड का YTM निकालते हैं। तो मैथमेटिकली YTM निकालने के लिए एक इक्वेशन फुलफिल होना चाहिए, आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, outflow is equal to inflow both in present value terms। तो जब आप एक इन्वेस्टर हो, बॉन्ड पर परचेस करते हो, तो आपको आज बॉन्ड की प्राइस आउटफ्लो होती है और फ्यूचर में आपको कूपन मिलता है, रिडम्पशन वैल्यू मिलता है। तो आपको एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है कि अगर मैं इस डिस्काउंट रेट से फ्यूचर इनफ्लो को डिस्काउंट करूं तो ये मुझे आज बॉन्ड की प्राइस देगा, ठीक है। अगर कूपन बॉन्ड हो तो YTM हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? C प्लस प्रो रेटेड डिस्काउंट अपॉन M प्लस P/2, या फिर कूपन प्लस डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी वैल्यू माइनस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन एवरेज ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू यानी रिडम्पशन वैल्यू प्लस प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे। ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब कूपन बॉन्ड हो, या फिर IRR का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यील्ड टू कॉल। तो कॉलेबल बॉन्ड अभी आपने देखा, YTM ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड, YTM ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड इज कॉल्ड यील्ड टू कॉल, और उसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही करनी है जैसे कूपन बॉन्ड की थी आपने। यहाँ पर आप कूपन लेंगे प्लस कॉल वैल्यू जिस अमाउंट पे वो कॉल होगा माइनस इशू प्राइस अपॉन कॉल ईयर्स अपॉन कॉल वैल्यू प्लस इशू वैल्यू बाय 2। सेम फॉर्मूला है। और जहां पर ये कूपन बॉन्ड नहीं होगा वहां पर आप IRR का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं YTM। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन रेट। YTM और कूपन रेट के बीच क्या रिलेशनशिप है? अगर कूपन रेट इज इक्वल टू YTM, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, इट इज अ पार वैल्यू बॉन्ड। अगर कूपन रेट ज्यादा है और YTM कम है
तो इसका मतलब है इट इज अ प्रीमियम बॉन्ड, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग अबव द पार वैल्यू। और अगर कूपन रेट कम है और YTM ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट बॉन्ड, दैट मीन्स द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग बिलो पार। नाउ नेक्स्ट इज करंट यील्ड। करंट यील्ड का फॉर्मूला है एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। इससे हमें क्या पता चलता है कि आज अगर हम इस प्राइस पे बॉन्ड खरीदते हैं और जो इस साल हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हमारा रिटर्न क्या होगा। बट इट इज नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक साल का कूपन ले रहे हैं, हम भविष्य के कूपन और रिडम्पशन वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगला जो यील्ड है वह होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकालते हैं? जब आप कोई बॉन्ड को खरीदते हो, एक अमाउंट पे खरीदते हो जिसको हम बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उस बॉन्ड से आपको दो प्रकार की कमाई होती है, एक होता है कूपन और एक होता है कैपिटल गेन। हालांकि ये कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस भी हो सकता है। सो कूपन प्लस कैपिटल गेन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं तो C प्लस कूपन प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, यानी जिस पीरियड के लिए आप बॉन्ड को होल्ड कर रहे थे आपको क्या रिटर्न मिला। अगर उसको एनुअलाइज करना हो तो हम इंटू 12/n वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मनी मार्केट यील्ड। मनी मार्केट यील्ड कैसे निकालेंगे? पहले आप होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल लो। सपोज हमने 3 महीने का रिटर्न निकाला 3%, तो साल का कितना हुआ? इंटू 12/n व्हेन मंथ्स आर गिवन, इंटू 365/n व्हेन डेज आर गिवन। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड को हम एनुअलाइज निकाल कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड। अब एक होता है एक्सपेक्टेड एनुअल यील्ड, EAY। एक्सपेक्टेड एनुअल यील्ड कैसे निकालेंगे? 1 प्लस होल्डिंग पीरियड यील्ड, 1 प्लस होल्डिंग पीरियड यील्ड टू द पावर 12/n, टू द पावर 12/n माइनस 1। यानी 1 रुपया को अगर मैं बार बार इन्वेस्ट करूं तो एक साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज होल्डिंग, दैट इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। सो कैलकुलेट द यील्ड फॉर 6 मंथ्स। जैसे अभी हमने इक्विवेलेंट एनुअलाइज यील्ड में एक साल का यील्ड निकाला, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड में पहले आप 6 महीने का यील्ड निकालोगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट इज कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। तो बहुत सारे सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड में हम पहले 6 महीने का रिटर्न निकाल लेते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड कंपाउंडेड 6 मंथली। फॉर्मूला वाइज 1 प्लस होल्डिंग पीरियड यील्ड टू द पावर 6/n, तो 6 महीने का यील्ड आ गया, माइनस 1 रेट ऑफ रिटर्न आ गया 6 महीने के लिए, इंटू 2, तो दैट विल गिव यू एनुअल यील्ड विच इज कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी कभी आता है, रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी। तो रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी में हम क्या करते हैं कि जो भी कैश फ्लो बॉन्ड जनरेट कर रहा है उसको मैच्योरिटी के दिन पहले हम लेकर जाते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट रेट, अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट। तो कैश कूपन को लास्ट ईयर तक लेकर जाओ, तो और लास्ट ईयर में जितने कैश फ्लो अभी आपके अक्यूमुलेट हो गए उसको जोड़ दो, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू इन द लास्ट ईयर। और उसके बाद आपको एक डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है, ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है जिससे वो जो टर्मिनल ईयर में वैल्यू आपने कैलकुलेट किया उसका प्रेजेंट वैल्यू आज बॉन्ड के प्राइस जितना होना चाहिए। सो दैट डिस्काउंट रेट विच विल इक्वेट द टर्मिनल वैल्यू with the price of the bond today, that return or that yield is called realized yield to maturity। इस चैप्टर में एक और कैलकुलेशन जो बहुत पॉपुलर है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, वो है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड is the weighted average life of the bond which considers the size and timing of each cash flow। तो अगर आपको याद हो रहा होगा हमने कई बार ऐसा किया, समेशन प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर अपॉन समेशन प्रेजेंट वैल्यू एंड दैट गिव्स यू द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन मतलब एवरेज मैच्योरिटी। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इट इज एक्टिंग लाइक वेट, ओके, इट इज एक्टिंग लाइक वेट। तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कैलकुलेशन में
हमेशा जो नंबर होता है उसको उसकी वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल ऑफ द वेट से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो वापस नीचे वही लिखा हुआ है, द वेट असाइंड टू ईच पीरियड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट दैट टाइम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो ड्यूरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला जब भी आंसर लिखोगे लिखना, ठीक है। ड्यूरेशन इज द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इन्वेस्टर टू कलेक्ट हिज और हर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे उसी चीज को फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को इतना याद रखने से अच्छा है कि आप बस इतना ध्यान रखना, ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर अपॉन समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, वही लिखी हुई है बात। अब आता है एक दूसरा फॉर्मूला ड्यूरेशन का, एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है मेरे पास, करंट यील्ड अपॉन वाईटीएम इनटू पीवी एन्युटी फैक्टर वाईटीएम कॉमा एन इंटू 1 प्लस वाईटीएम प्लस 1 माइनस करंट यील्ड अपॉन वाईटीएम इंटू एन। ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए आपको करंट यील्ड और वाईटीएम दो फिगर कैलकुलेट करके रेडी रखना होगा। फिर है ड्यूरेशन इज इक्वल टू, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यील्ड रेशियो, सी वाई अपॉन वाईटीएम को बोलेंगे यील्ड रेशियो, इसको बोलेंगे एन्युटी फैक्टर, इसको बोलेंगे वाईटीएम फैक्टर प्लस 1 माइनस यील्ड रेशियो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है तो आपने पढ़ा है कि अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है तो करंट यील्ड इज इक्वल टू वाईटीएम इक्वल टू कूपन रेशियो, तो ड्यूरेशन विल बिकम इक्वल टू एन्युटी फैक्टर इनटू वाईटीएम फैक्टर, एन्युटी फैक्टर इनटू वाईटीएम फैक्टर। अब आप देखो ये एन्युटी फैक्टर इनटू वाईटीएम फैक्टर क्या है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, वैसे आज एक्सप्लेनेशन का काम नहीं। ये फिगर 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा अगर करंट यील्ड और वाईटीएम एक बराबर है, तो ये पोर्शन 0 हो जाता है, ये 1 हो गया, तो बचा क्या, बचा ये सिर्फ जो अब मैं लाइन कर रहा हूँ, पीवी एन्युटी फैक्टर इनटू ब्रैकेट वाईटीएम कॉमा एन इंटू 1 प्लस वाईटीएम। लेकिन ये शॉर्टकट कब यूज करोगे बच्चों, ये शॉर्टकट तभी यूज करना व्हेन द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, और इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे आए हैं जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ अ पार बॉन्ड का वैल्यू निकालने दिया गया है। अभी नेक्स्ट इज कुछ ड्यूरेशन से रिलेटेड कुछ बातें सीख लो और काम आएगा। ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड कितना होता है, इक्वल टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट कैलकुलेशन है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस वाईटीएम। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का पर्पस क्या है, 1% चेंज इन वाईटीएम will lead to modified duration percent change in bond price in opposite direction, approximately क्यों, क्योंकि modified duration लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करता है अप्रोक्सीमेटली, और या लिख सकते इग्नोरिंग कॉन्वेक्सिटी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यू कैन एस्टिमेट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना हो तो माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर बॉन्ड की अगर वाईटीएम बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी और प्राइस वाईटीएम घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ एन इरिडीमेबल बॉन्ड। इरिडीमेबल बॉन्ड मतलब इसकी नंबर ऑफ ईयर्स अब इनफाइनाइट हो गई है, तो ड्यूरेशन ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड का फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, 1 प्लस वाईटीएम अपॉन वाईटीएम, 1 प्लस वाईटीएम अपॉन वाईटीएम। अगला टास्क इस चैप्टर में है to identify overpriced and underpriced bond. Okay, so how to identify overpriced or underpriced bond? If the current market price of the bond is more than the present value or intrinsic value, more than present value or the intrinsic value, then market price is overvalued, decision sell.
If current market price is less than present value, then market price is undervalued, buy. If current market price is equal to present value, then market price is correctly valued, you should hold. Okay. Next है interest immunization. Interest immunization means a strategy to protect you from the changing interest rate risk. जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो इसके दो अपोजिट इफेक्ट होते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो री इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगा लेकिन बॉन्ड की वैल्यू घटेगी. अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन री इन्वेस्टमेंट इनकम घटता है. तो अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं किसी फ्यूचर पीरियड के लिए और बाद में मार्केट रेट बढ़ गया तो आपको नुकसान हो सकता है. तो इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन इज अ स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम चेंजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क. ओके. तो इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स हैव अपोजिट इफेक्ट ऑफ चेंज इन द बॉन्ड वैल्यू एंड रीइन्वेस्टमेंट इनकम. For example, if interest rate increases, it reduces bond value but increases the return from reinvestment and vice versa. A portfolio is immunized. अब ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान में रखना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. When its duration equals the time horizon. अगर आपकी लाइबिलिटी 5 साल बाद की है तो आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 5 ईयर होना चाहिए. अगर आपकी लाइबिलिटी मान लो 1 से ज़्यादा दी गई है तो पहले उसका वेटेड एवरेज निकाल लो, उसका ड्यूरेशन निकाल लो और फिर आपके ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड को ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के साथ मैच करवानी है. उसके लिए कई बार आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टेप नंबर 1. अगर 1 से ज़्यादा लाइबिलिटी हो तो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज निकाल लेना. ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट. Calculate the duration of each bond given to us in the question. नॉर्मली क्वेश्चन में कई बार 0 कूपन बॉन्ड दिया जाता है तो उस समय कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है. लेकिन अगर कूपन बॉन्ड या कोई और बॉन्ड दिया जाएगा तो पहले उनकी ड्यूरेशन निकाल लेना. उसके बाद कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. नॉर्मली हमारे एग्जाम में 2 या 3 बॉन्ड का ही पोर्टफोलियो दिया जाता है. अगर 2 बॉन्ड का पोर्टफोलियो दिया जाए तो एक का वेट आप ए अज्यूम करना, उसको मल्टीप्लाई करना ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए. दूसरे का वेट 1 माइनस डब्ल्यू ए अज्यूम करना. तो आपको फिर सिर्फ डब्ल्यू ए निकालने की मेहनत करनी होगी इनटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी एंड दिस इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड दिस शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑल्सो. इस इक्वेशन को सॉल्व करके डब्ल्यू ए पहले आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड. 1 माइनस डब्ल्यू ए करेंगे तो वेट ऑफ द सेकेंड बॉन्ड. अगर 3 बॉन्ड का क्वेश्चन हो तो नॉर्मली इन केस ऑफ 3 बॉन्ड्स क्या होता है. एक 2018 के एग्जाम में आया था 3 बॉन्ड. द वेट ऑफ द थर्ड बॉन्ड विल बी गिवन टू यू. वेट ऑफ थर्ड बॉन्ड विल बी गिवन टू यू. तो उस केस में एक तो डब्ल्यू ए अज्यूम कर लेना है, दूसरे वाले को बैलेंसिंग फिगर अज्यूम करना और तीसरे का वेट तो आपको दिया हुआ ही है और फिर एक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेना. एक बार आपने वेट्स निकाल लिया तो आप तीनों बॉन्ड्स का अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं. ये यहाँ तक क्वेश्चन यूजुअली आता है कि कितना फंड्स इन्वेस्ट करना है. और एक बार वेट आ गया तो जो लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ वेट को मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इनटू वेट टू गेट द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड. ओके. नेक्स्ट इज ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड. बॉन्ड्स कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जिसमें कुछ ऑप्शन पहले से ही एम्बेडेड, उसमें ऑप्शन ऐड किया हुआ है. सिंपल एग्जांपल है कन्वर्टेबल बॉन्ड जिसमें एक ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर होता है. कॉलेबल बॉन्ड जिसमें ऑप्शन टू कॉल बैक द बॉन्ड होता है. पुटेबल बॉन्ड जिसमें ऑप्शन टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी होता है. एक्सटेंडेबल बॉन्ड वेयर द कंपनी इज हैविंग एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड.
अब एग्जाम में जो मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड से और कॉलेबल बॉन्ड से। कन्वर्टिबल बॉन्ड से यूजुअली वो अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो आपको कुछ टर्म्स देंगे, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हम सारे टर्म्स एक बार वापस देख लेते हैं रिवीजन के लिए। आपको याद होना चाहिए इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, बॉन्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अब टर्म्स ध्यान से सुनना और इनको आपको समझना है और एग्जाम में उसको यूज करना आना चाहिए। कन्वर्जन रेशियो, तो कन्वर्जन रेशियो मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स दैट ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू। कन्वर्जन प्राइस, conversion price means the par value of the bond divided by conversion ratio, par value of the bond divided by conversion ratio। एक बार मैं लिख देता हूं, ओके। ये सारे फॉर्मूले आपकी फॉर्मूला बुक में लिखे हुए हैं। एक एसएफएम की फॉर्मूला बुक मैंने बनाई है, वहाँ सारे फॉर्मूले बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, सिर्फ जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आप वहाँ लिख सकते हैं। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब होता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टिबल डिबेंचर बाय कन्वर्जन रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड, करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड अपॉन कन्वर्जन रेशियो। तो ये हो गया कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। एक होता है स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू। स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू का मतलब इट इज द प्राइस ऑफ एन इक्विवेलेंट नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड में कन्वर्जन फीचर नहीं होता तो इसकी प्राइस क्या होती। तो इसको हम अपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पीवी ऑफ कूपन्स प्लस पीवी ऑफ रिडम्पशन वैल्यू using the discount rate of a equivalent non-convertible bond, using the discount rate of an equivalent non-convertible bond। अब आते हैं डाउनसाइड रिस्क पे। अगर हमने कन्वर्टिबल बॉन्ड परचेस किया तो उसकी वैल्यू घट सकती है। हो सकता है कि शेयर प्राइस बहुत कम हो जाए और वो अट्रैक्टिव ना रहे, तो फिर कन्वर्जन ऑप्शन कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको कैश फ्लो तो मिलेगा। तो बॉन्ड की प्राइस घट के किसके बराबर हो जाएगी, स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डाउनसाइड रिस्क। ओके, कई बार एग्जाम में डाउनसाइड रिस्क कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो डाउनसाइड रिस्क के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अगर आपको याद हो तो डाउनसाइड रिस्क का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड प्राइस, करंट बॉन्ड प्राइस माइनस स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू। नुकसान होगा तो इतना होगा कि एक बॉन्ड प्राइस घटते घटते कितनी घट जाएगी, कम से कम जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू तो मिलेगा ही, उससे ज़्यादा और क्या गिर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड डाउनसाइड रिस्क। इससे आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना परसेंटेज का लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है स्टॉक बॉन्ड, स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो। यानी जो आज शेयर की प्राइस चल रही है और जो कन्वर्जन रेशियो है उनका प्रोडक्ट लेना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो मैंने ये भी देखा कई एग्जाम में क्वेश्चन आया, कंप्यूट द कन्वर्जन वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है कन्वर्जन प्रीमियम, कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप कंपेयर टू कन्वर्जन वैल्यू। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कंप्यूट कन्वर्जन वैल्यू, तो फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस यानी करंट बॉन्ड प्राइस माइनस कन्वर्जन वैल्यू, माइनस कन्वर्जन वैल्यू अभी आपको मैंने बताया, डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू के कंपेयर्ड में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दिया है इन परसेंटेज टर्म्स। फिर होता है एक फ्लोर वैल्यू, मिनिमम बॉन्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हायर ऑफ द टू, स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू और
कन्वर्जन वैल्यू। फिर आता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो एक कन्वर्टिबल बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फ्लोर वैल्यू तो होनी चाहिए प्लस ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि जब आपके पास कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो आपके पास एक ऑप्शन है टू एक्सरसाइज इट और नॉट, सो उस ऑप्शन की भी एक वैल्यू हो सकती है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टिबल बॉन्ड विल बी फ्लोर वैल्यू प्लस ऑप्शन वैल्यू। अगला है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू। तो जब भी आपको प्रीमियम पूछे, आपको देखना है किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बॉन्ड प्राइस माइनस स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू डिवाइड बाय स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू इनटू 100। नेक्स्ट है एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल। अगर हम कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें एनुअली कितना इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होता है, तो कूपन इनकम फ्रॉम द बॉन्ड माइनस डिविडेंड इनकम फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर। अगर हम शेयर खरीदते तो डिविडेंड मिलता, बॉन्ड खरीद रहे हैं तो कूपन मिलेगा, दोनों का डिफरेंस को हम बोलेंगे एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल। नेक्स्ट इज पे बैक पीरियड और ब्रेक इवन पीरियड। इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल टू गिव अस बैक द इनिशियल कन्वर्जन प्रीमियम। तो हमने जो कन्वर्जन प्रीमियम दिया था उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे, और उसका फॉर्मूला है बॉन्ड प्राइस माइनस कन्वर्जन वैल्यू। ये हो गया कन्वर्जन प्रीमियम इन रुपीज डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर योर कन्वर्जन प्रीमियम। नेक्स्ट फॉर्मूला है कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर पूछ रहा है, एक शेयर के बदले कितना आपने प्रीमियम दिया है, तो बॉन्ड प्राइस माइनस कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कन्वर्जन रेशियो विल गिव यू कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। यहाँ पे इंटू 100 की जरूरत नहीं है, राइट। अगला आता है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड में जो मैंने देखा अब तक मोस्टली एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वेदर द ओल्ड बॉन्ड शुड बी रिफंडेड और नॉट। तो ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करना है या नहीं करना है, ये एक तरह से बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है, जिसको हम बोलेंगे, जैसे हम कैपिटल बजटिंग में एनपीवी एनालिसिस करते थे, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम बॉन्ड को रिफंड करेंगे। इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, या इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया वो समझिए। हम पहले ईयर जीरो की कैश फ्लोज निकाल लेंगे। तो ईयर जीरो में जो कैश फ्लोज होगा वो क्या क्या हो सकता है जरा समझो, रिवाइज करो। आज रिवीजन का दिन है। पहले हम जो बॉन्ड रिडीम करेंगे उस पर यूजुअली प्रीमियम देते हैं, तो कॉल प्रीमियम ऑन ओल्ड बॉन्ड, लेकिन उस पर मिलेगा आपको टैक्स शील्ड, क्योंकि प्रीमियम आपकी बुक में एक्सपेंस माना जाएगा। सो कॉल प्रीमियम माइनस टैक्स शील्ड इज कॉल्ड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कॉल प्रीमियम। इसको ईयर जीरो में आउटफ्लो दिखाएंगे। नया बॉन्ड इशू करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, उसको भी हम आउटफ्लो दिखाएंगे। कई बार ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड दोनों पैरेलली कुछ महीने 2 महीने साथ साथ चलते हैं, उस केस में ओल्ड बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट जो हम भरते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। न्यू बॉन्ड का भी इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, ओल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट का मीटर भी चल रहा है, क्योंकि उसको अभी रिडीम करने में हो सकता है कुछ महीने लग जाएं। तो जब तक वो ओल्ड बॉन्ड रिडीम नहीं होता उस पर भी जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसको भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे नेट ऑफ टैक्स। पिछले बॉन्ड को अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया था, पुराने बॉन्ड को, तो उसका जो अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट है उसको आज आप राइट ऑफ करना, उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा इनफ्लो। पुराने बॉन्ड को अगर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट पे इनकर किया, फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर किया था, तो उसका जो अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट वाला पोर्शन है जो अभी भी हमारी बुक्स में है उसको राइट ऑफ करेंगे, उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा इनफ्लो। और अगर न्यू बॉन्ड को आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट ऑन न्यू बॉन्ड विल बी शोन एज आउटफ्लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकेंड वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, कैश फ्लो ओवर रिमेनिंग मैच्योरिटी निकालनी है। तो हमें देखना है कि हमारे डिसीजन से फ्यूचर में कैश फ्लोज में क्या क्या चेंजेस आएंगे। एक तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो है आपका इंटरेस्ट सेव होगा, इंटरेस्ट सेव्ड नेट ऑफ टैक्स लेंगे इनफ्लो। दूसरा, जो नया बॉन्ड आपने इशू किया था उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट आपने इनकर किया था, उसका आपको टैक्स सेविंग होगा ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड इनफ्लो। लेकिन पुराने बॉन्ड को आपने रिडीम कर दिया है तो उसका जो फ्लोटेशन कॉस्ट का टैक्स शील्ड मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, तो माइनस करेंगे आउटफ्लो।
अगर आपने नए बॉन्ड को डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट को हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, उसकी टैक्स शील्ड मिलेगी इनफ्लो, और चूंकि पुराने बॉन्ड को आपने रिफंड कर दिया है तो उस पे जो टैक्स शील्ड मिल रहा था अब वो मिलना बंद हो जाएगा, तो दैट इज माई लॉस एंड इट इज कॉल्ड आउटफ्लो। इसका हम टोटल कर लेंगे। ये हो गया हमारा कैश फ्लो ओवर रिमेनिंग मैच्योरिटी। एक टोटल करने के बाद हमें एक एनवीटी मिलेगी। टोटल करने के बाद यहां पर आपको एक एनवीटी मिलेगी, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना बाय मल्टीप्लाइंग बाय पीवी एनवीटी फैक्टर। तो ये हमको देगा पीवी ऑफ सेविंग्स, पीवी ऑफ सेविंग्स, और इसको मैं कंपेयर करूंगा ईयर 0 के इनिशियल आउटफ्लो से। इफ पीवी ऑफ सेविंग इज मोर देन इनिशियल आउटफ्लो, वेलकम, रिफंड द बॉन्ड। ओके, और अगर मान लो पीवी ऑफ सेविंग कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, इट इज बेटर टू कंटिन्यू विद द ओल्ड बॉन्ड ओनली। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यील्ड कर्व और टर्म स्ट्रक्चर। व्हाट इज यील्ड कर्व? Yield curve is a graphical presentation which shows the yield and maturities of similar quality bond. It shows yield and maturity of similar quality bond. तो ये हो गया maturity, ये हो गया yield। तो yield curve देखकर आपको समझ में आता है कि whether long term bonds have higher rate of interest or short term bond, whether interest rates are going to increase or not in future, and if you know the maturity of a bond, you can estimate the yield of that bond. Okay, so yield curve exhibits the YTM of bond similar in all respects except the term. The study of yield curve tells us the relationship of the term and the YTM. With the help of yield curve, investor can easily find out the yield that are available on comparable fixed income security for short term, medium term and long term. तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज यील्ड कर्व। अगला थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व, और राइट अ नोट ऑन अपवर्ड स्लोपिंग और नॉर्मल यील्ड कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग और नॉर्मल यील्ड कर्व मतलब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, शॉर्ट टर्म रेट्स आर लोअर देन लॉन्ग टर्म रेट। अभी जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ऐसा डायग्राम अगर आता है इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। नॉर्मली मार्केट में नॉर्मली, इसलिए इसका नाम नॉर्मल यील्ड कर्व भी है। अगर मैच्योरिटी कम होगी तो उसका यील्ड भी कम होगा, और मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उसका यील्ड भी ज़्यादा होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टर उस पर हाइयर यील्ड चाहता है। इसका अपोजिट होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। इसको और क्या कहते हैं किसी और नाम से, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर एंड शॉर्ट टर्म रेट्स आर हाइयर देन लॉन्ग टर्म रेट्स। तो इसको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है। सच यील्ड कर्व्स आर रेयर, मतलब यूजुअली इस टाइप के यील्ड कर्व देखने को मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। और तीसरा होता है फ्लैट यील्ड कर्व। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज इन फ्यूचर। तो इस बार ये जो यील्ड कर्व होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। इसका मतलब है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ मैच्योरिटी द यील्ड इज द सेम। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट? Spot rate means the rate of interest at which you can borrow or lend a sum of money today, and forward rate of interest means the rate of interest which is fixed today for borrowing or investment to take place at a future date. And there is a mathematical connection between the spot rate and forward rate, otherwise arbitrage opportunity will arise. How to read the notations? फॉरवर्ड रेट को हम नोटेशंस कैसे पढ़ेंगे? फॉरवर्ड रेट F12 का मतलब होता है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर, और 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट t इक्वल टू 0, और 1 ईयर फॉरवर्ड रेट फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, जिसको हम सिंपल कहेंगे F12 का मतलब है कि अगर हम आज से 1 साल के बाद बोरो करेंगे, 1 साल के लिए,
बोरिंग करेंगे यहाँ पे, ये बिगिनिंग ऑफ द बोरिंग पीरियड है, ये एंड ऑफ द बोरिंग पीरियड है। तो आज से अगर मैं 1 साल के बाद 1 साल के लिए बोरो करूँ तो रेट क्या होगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, और उसको नोटेशन है F12। उसी तरह अगर F34 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 ईयर, और 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट टाइम इक्वल टू 3 ईयर, और 1 ईयर फॉरवर्ड रेट फॉर द 4th ईयर। F35 दिया तो इसका मतलब क्या है, 2 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 ईयर, और 2 ईयर फॉरवर्ड रेट एट t इक्वल टू 3। और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, अगर मैं आज से 3 साल के बाद बोरो या लेंड करूं 2 साल के लिए, बोरो करूंगा 3 साल बाद और बोरो करूंगा 2 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट 3,5। ओके, फॉरवर्ड रेट निकालेंगे कैसे, तो फॉरवर्ड रेट निकालने के पहले आपको स्पॉट रेट्स निकाल लेना है। ओके, अगर गैप 1 साल का है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आए F12, F34, क्योंकि आप देख रहे हैं 1-1 साल का गैप है, तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस Rn टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस Rn माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल F12 निकालना हो तो 1 प्लस Ra2 टू दी पावर 2 अपॉन 1 प्लस Ra1 टू दी पावर 1 टू दी पावर 1/1 माइनस 1। लेकिन अगर गैप 1 साल से ज्यादा हो तो फिर थोड़ा ध्यान रखना, 1 प्लस Ra, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 1 प्लस Ra3 टू दी पावर 3 अपॉन 1 प्लस Ra टू दी पावर 1। अब यहाँ पे इनके बीच 2 साल का गैप है तो हम 1/2 लेंगे, पावर 1/2। अगर ये गैप 3 साल का होगा तो 1/3, गैप 4 साल का होगा तो 1/4 माइनस 1, तो आपको फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, अब टर्म स्ट्रक्चर में कुछ थियरीज भी हम देख लेते हैं। एक होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी शायद पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में, बीकॉम में। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि लिक्विडिटी हमारे पास रहे, लेकिन अगर कोई और उससे ले रहा है तो बदले में उसको कॉम्पनसेशन चाहिए। तो जितना उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्ट्रांग रहेगी, उससे पैसा लेने के लिए आपको उसको उतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। थियरी क्वेश्चन के लिए आप इसको टिक कर सकते हैं। एज पर दिस थियरी, फॉरवर्ड रेट्स रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर स्पॉट रेट प्लस अ लिक्विडिटी प्रीमियम to compensate them for exposure to interest rate risk. Positive slope may be a result of liquidity premium. तो जितना लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्ट्रांग होगी उसको उतना लिक्विडिटी प्रीमियम देना पड़ेगा ताकि वो पैसे निकाल कर आपको देख सके। देन नेक्स्ट इज प्रेफर्ड हैबिटेड थियरी, इसको भी टिक कर लेना। प्रेफर्ड हैबिटेड थियरी मतलब कि why the interest rates are high or low in a certain period. It depends on demand and supply of money. It depends on demand and supply of money. Premiums are related to supply and demand for funds at various maturities, not the term to maturity, and hence this theory can be used to explain almost any yield curve shape. तो कभी अगर आप देखेंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और लॉन्ग टर्म में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है, मतलब शॉर्ट टर्म में डिमांड ज़्यादा है मनी की, सप्लाई कम है, एंड लॉन्ग टर्म में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये इसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड हैबिटेड थियरी। एक लास्ट चीज़ और थियरी क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर सकता हूँ, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं पहले पास्ट में, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। यूजुअली लोग सोचते हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई रिस्क नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्क होते हैं, उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ। डिटेल डिस्कशन आपकी नॉर्मल बैच में होता है। क्रेडिट रिस्क यानी डिफॉल्ट रिस्क, सामने वाली कंपनी पैसा नहीं देगी। मार्केट रिस्क यानी मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू चेंज हो सकती है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क
यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या घट सकता है, उससे आपकी री इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ सकती है, घट सकती है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड बढ़ सकती है, घट सकती है। सारे रिस्क आप देखेंगे काफ़ी रिलेटेड भी हैं। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो जो री इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो घट जाएगी। कॉल रिस्क इज एसोसिएटेड विद कॉलेबल बॉन्ड। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो कंपनी बॉन्ड को कॉल बैक कर सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क मीन्स परचेजिंग पावर रिस्क। अगर बॉन्ड पे एक फिक्स्ड इनकम मिल रहा है और मार्केट में इन्फ्लेशन उस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है, तो एक्चुअली आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, यू आर लूजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क। तो ये था। एक और पढ़ लेते हैं, लिक्विडिटी रिस्क, मतलब बॉन्ड को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप बॉन्ड बेचने जा रहे हो लेकिन खरीदार नहीं है। जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट फंड्स को बंद करने का निर्णय लिया। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको कहा कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई है कि हम इसको सेल करने जा रहे हैं लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। जैसे आप ये इनकम टैक्स में भी एग्जाम्शन लेने के लिए कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे भी 5-6 साल का लॉक इन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। So thank you very much for watching this video, and this was a small summary on bond valuation. Thank you.